नमस्कार, आपका स्वागत है संजीव गुंजन क्लासेस में। आज हम लोग पुनः देखते हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण का यूनिट 5। आज का जो कंटेंट है उसमें लोग देख रहे हैं सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का स्थान। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग पीछे भी पढ़े थे पिछले यूनिट की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधों में ही होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उन सभी पौधों में होती है जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति केवल हरे पौधे में ही नहीं होती है, बल्कि इसके साथ साथ वैसे पत्तियों में पाया जाता है जिसका रंग कैसा हो गया, जो लाल और भूरे रंग के होते हैं। यानी कि जो समुद्री घास हो गए, समुद्र में पाए जाने वाले पौधे हो गए जिनके पत्तियों का रंग लाल हो अथवा भूरा हो, वैसे पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, तो जल में होता है, पानी में। क्यों? क्योंकि पानी में ज्यादा पत्तियां हैं। कैसे? तो जो लाल शैवाल है वो सारे शैवाल पृथ्वी पर पानी का प्रतिशत कितना है, 70% भाग है, और 70% भाग में क्या पाया जाता है, लाल शैवाल। तो लाल शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले जानते हैं, लिखेंगे इसको अपने नोटबुक में, नोट करते चलेंगे कि यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों के रंध्र में, पत्तियों में पाया जाता है, जिस कारण यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियां के जो भाग में एक हो गया उसका मोटा भाग, उस मोटे भाग को क्या बोलेंगे, बीच का जो मोटा भाग हो गया इसको बोलेंगे पेरेन्काइमा, यानी स्पंजी पेरेन्काइमा हो गया, जो डंठल जिसको बोलते हैं। और जो लीफ हो गया उसमें छोटे छोटे जितने कोशिका का भाग हो गया इसको बोलेंगे पेलिशेड। क्या बोलेंगे? पेलिशेड। तो पतला वाला जो भाग हो गया उसको पेलिशेड बोलेंगे, और जो मोटा मांसल भाग हो गया उसे बोलेंगे पेरेन्काइमा। अब आइए इसको देखें हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहां पर होता है। तो यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। यह क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और यह पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्या, क्लोरोप्लास्ट। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग जो हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, यह पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियां का जो भाग हो गया मांसल भाग को बोलेंगे पेरेन्काइमा, और उसका पतला भाग हो गया उसको पेलिशेड बोलेंगे। अब ये कैसे क्रिया करती है इसके बारे में जाने। जब यह सूर्य से रोशनी ग्रहण करती है ऊर्जा के रूप में, तो इसका जो ये बाहर का ये जो भाग हो गया, यह इसका बाहरी आवरण भाग हो गया, इसके बीच वाला जो भाग हो गया वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है। और ये कौन सी क्रिया करती है, तो विसरण की क्रिया करती है। यानी वायुमंडल से CO2 ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद यह विसरण की क्रिया करेगा और जमीन से खनिज लवण और जल का अवशोषण करेगा। अब देखिए, इसका जो ये रंध्र वाला भाग हो गया, जैसे ही यह जमीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण किया, सूर्य की रोशनी प्राप्त किया, और इसके साथ ही वायुमंडल से CO2 प्राप्त किया, तो इसका रंध्र जैसे ही जल का अवशोषण करेगा, जल जैसे ही इसमें अवशोषण होगा तो इसका रंध्र जो है वो खुल जाएगा। तो क्या करें, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, इस प्रक्रिया से ही क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। तो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना इस पर डिपेंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर, और जैसे ही यह जल अवशोषण करेगा तो फैल जाएगा, और जब फैलेगा तो इसका रंध्र खुल जाएगा, और रंध्र खुलने की प्रक्रिया में यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना आरंभ कर देगा। पुनः जल के अवशोषण से रंध्र खुल जाता है, और जैसे ही कोशिका द्वारा, प्रत्येक इसका सेल ये कोशिका हो गया, और कोशिका द्वारा जल जब बाहर होने लगता है तो रंध्र सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, रंध्र बंद हो जाएगा। क्लियर है? यानी जब जल आएगा तो फैलेगा, फैलने से रंध्र खुल जाएगा, खुलने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया आरंभ हो जाएगी। और जब यह जलवाष्प बनाएगा, क्योंकि इसका रासायनिक समीकरण क्या है, आगे हम लोग देखते हैं कि जलवाष्प जब बनाएगा तो जैसे ही जल कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा तो रंध्र सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद क्या होगा, यह बंद हो जाएगा, और यही प्रक्रिया जब चलते रहेगी इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब अगला इसका देखिए कि आवश्यक घटक के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का आवश्यक घटक है उसमें क्या हो गया, क्लोरोफिल। कहाँ पाया गया, पत्तियों में पाया गया। इसको क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। और वायुमंडल से क्या लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ग्रहण करेगा, जमीन से वह जल और खनिज लवण लेगा। अब इसका दो भाग हो गया, पहला भाग हो गया जो जमीन से जाइलम और फ्लोएम।
फ्लोएम जो हो गया बाहर के सभी परिवेश में उसके डालियों में पाया जाने वाला इसका उत्तक है, और जाइलम जड़ में पाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा यह कार्य करता है। अब देखिए स्टार्ट करें, आप लिखिएगा कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मुख्य भूमिका क्लोरोफिल की होती है, अतः इसे प्रकाश संश्लेषी इकाई या अंग कहते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई या फिर फोटोसिंथेटिक यूनिट्स या प्रकाश संश्लेषी इकाई के साथ इसे पौधों का रसोई घर कहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन, जहां भी ये क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है। तो ये सभी का आंसर एक ही है, क्लोरोफिल, इसलिए स्टार्ट दिया हुआ है, इसको राइट डाउन करें। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि कुछ समुद्री घास जो हो गए, समुद्र में पाए जाने वाले जो घास हो गए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया लाल शैवाल। अब समुद्र के जल का जो रंग होता है, समुद्र में पानी का जो रंग हो गया लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें लाल शैवाल पाया जाता है, और लाल शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब इस क्रिया के लिए क्या हो गया कि कुछ समुद्री घास तथा अन्य पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और क्योंकि यह लाल और भूरे पौधे में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है और इसमें जो रासायनिक समीकरण बनता है वह किस तरह से बनता है, इसे हम लोग देखें। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी सूर्य की रोशनी। यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य की रोशनी, और इससे क्या प्राप्त करेगा, ऊर्जा। और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी, जहां पर क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी, और इसके उत्पाद में बनाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो सूत्र हो गया C6H12O6 हो गया, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। और प्रोडक्ट में क्या हो गया, यह ऑक्सीजन उत्पादन किया, ऑक्सीजन का उत्पादन किया, और इसके साथ ही जल के रूप में जलवाष्प बनाया, और यही जलवाष्प बनने की क्रिया के कारण रंध्र फैलता और सिकुड़ता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यह रासायनिक समीकरण हो गया, इसे आप लिखेंगे और याद कर लेंगे कि रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है और किस तरह से यह प्रक्रिया अपना फंक्शनल काम करता है। अब आगे देखिए, जल के कितना इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम जानते हैं। पौधे भोजन का अधिकतर भाग, पौधा जो है जल, भोजन का अधिकांश भाग जल से प्राप्त करता है, यानी जिन पौधों को कंटिन्यूअसली समय पर पौधा में जल ना मिले वह पौधा मृत हो जाता है, सूख जाता है। तो यही कारण है कि किसान भाई जो होते हैं वह नियमित रूप से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल अनिवार्य घटक है। अब जैसे जल में क्या क्या चीज पाया जाता है और ये कहाँ से आता है, तो इसको देखिए, पौधे जल के अभाव में मृत हो जाते हैं, यानी कि जल नियमित ना मिले तो पौधा सूख जाता है, मृत हो जाता है। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। अभी जैसे हम लोग देखें कि कौन कौन से घटक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो पौधे जड़ से खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, तो केवल जल ही नहीं प्राप्त करते, इसके साथ वह खनिज लवण भी प्राप्त करते हैं, जिसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन। याद रखेंगे इसको कि खनिज लवण में कौन कौन सा पौष्टिक तत्व है जो पौधे जड़ के द्वारा जमीन से प्राप्त करते हैं, भूमि से। ये देखिए जड़ हो गया, और इसका ये मेन रूट हो गया, मुख्य शाखा, और ये हो गया इसका ब्रांच, ये मुख्य भाग हो गया, और ये इसका शाखा हो गया, ब्रांच हो गया। तो ये मुख्य भाग हो गया, मेन रूट। अब यह क्या करेगा कि खनिज लवण के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करेगा, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा। याद रखेंगे कि खनिज लवण के रूप में पौधा जमीन से न केवल जल ही प्राप्त करता है, इसके साथ वह नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, इन सारे पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करता है इसके द्वारा, खनिज लवण के द्वारा। यह आता है एग्जाम में कि पौधा खनिज लवण के रूप में कौन कौन से पौष्टिक तत्व प्राप्त करते हैं, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं लोहा। अब शोषण करता है, अब शोषण कौन करता है, जड़ में पाया जाता है जाइलम उत्तक, जाइलम, और इसके मिट्टी के शीर्ष भाग तना में पाया जाता है फ्लोएम। जाइलम को बोलते हैं एक दिशीय, केवल जड़ की तरफ जाता है,
एक दिशीय होता है और फ्लोएम जो होता है द्विदिशीय होता है, ऊपर चारों तरफ ब्रांच में जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करेगा, जाइलम और फ्लोएम मिलकर के यह संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करेगा। तो जाइलम क्या करेगा, जमीन से खनिज लवण का अवशोषण करेगा। अब यहाँ तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जाइलम मुख्य रूप से जमीन से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके तना तक पहुंचाती है, और तना ऊपर जो फ्लोएम हो गया वो संपूर्ण पत्तियां और सभी भागों में ब्रांच में उसको पहुंचाने का काम करती है, जहां से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। आगे देखिए, जलीय पौधे जो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जलकुंभी हो गए या फिर कमल का पौधा हो गया, जल में पाए जाने वाले जलीय पौधे पानी में अपने एवं लवण को भी, जो पानी के अंदर लवण पाया जाता है उसका अवशोषण बाहरी हिस्सा से आसानी से कर लेता है, यानी कि फ्लोट करता है। इस तरह से मोटा डंठल है और ये इसका बाहरी हिस्सा हो गया, और ये पानी में फ्लोट करता है इस तरह से। तो ये बाहरी हिस्सा से आसानी से अवशोषण कर लेता है खनिज लवण और जल को, और इस तरह से उसका लेयर जो हो गया पानी की सतह पर होता है, इस तरह से पत्तियां, और यह ऐसे ही फ्लोट करके यहाँ से अवशोषण करता है, प्रचुर मात्रा में उसको जल मिलता है। तो जल का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि जल कहाँ पाया जाएगा, कहाँ से लेगा, जमीन से लेगा, और इसके साथ क्या लेगा, खनिज लवण। और खनिज लवण में कौन कौन से पौष्टिक तत्व हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। और यह कौन सा काम करेगा, जाइलम, जो इसको एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेगा, फ्लोएम ऊपर की तरफ, और इस प्रकार बहुत ज्यादा महत्व होता है जल का। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले चरण को देखें, इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट हो गया CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। और पीछे हम लोग जाने हैं कि CO2 से क्या होता है और किस तरह से रंध्र का खुलता है और बंद होता है, और इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या बनता है, पौधे अपना उत्पाद क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया कि CO2 ग्रहण करते हैं तथा O2 छोड़ते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को वह ग्रहण करता है पौधा, और इसके साथ ही वह उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को मुक्त करता है। और कैसे यह प्रक्रिया होती है, इसके बारे में जानते हैं। CO2 का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल है, राइट। अब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, इसका सबसे बड़ा भंडार क्या है, तो वायुमंडल। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखो, राइट डाउन करते चले। जितने भी कंटेंट है और जो भी यह सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, सभी को आप चैप्टर 1 करके अपने नोटबुक में राइट डाउन करते चले और ध्यान से इसको रिपीट करें। 200% सारा का सारा आपको पूरा सिस्टमेटिक याद हो जाएगा। और ये केवल आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होगा वहां इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को सिस्टमेटिक और पूरी अच्छी तरह से सबका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि CO2 का सबसे बड़ा भंडार क्या हो गया, वायुमंडल हो गया। अब इसका प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव में आता है, रेलवे, बैंक, SSC, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बिहार पुलिस या फिर कांस्टेबल जो भी है, तो इसमें आता है कि वायुमंडल में CO2 सामान्य रूप से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में आता है, स्टार आप लगा के देखिए, ये वाला कौन सा, कि वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वह 0.03% है। अब इसको यदि एक्सप्लेन करें तो 0.03 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया 0.03, यानी इसमें प्रत्येक 1000 का 3 भाग क्या चीज पाया जाएगा, CO2 पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है, वायुमंडल में CO2 सामान्य रूप से 0.03% है, यानी कि तीसरा भाग होता है। इसके साथ ही वायुमंडल में कहां से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का सोर्सेस क्या है, इसको जानते हैं। तो देखिए, लकड़ी जलाने से, लकड़ी हो गया, कोयला, ईंधन के जलाने से, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट करता है वातावरण में। जितने भी चिमनी हो गए या फिर जो वाहन का धुआं हो गया या जो भी हम खरपतवार जलाते हैं, ये सभी से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और इन सभी का एब्जॉर्प्शन करता है पेड़ पौधा। इसके साथ ही अपघटन की क्रिया होती है, जो डिकम्पोजर्स की क्रिया होती है, जहां पर अपघटन होता है, मृत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को, सड़े गले पदार्थों को खा के अपघटित करते हैं, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके साथ ही रिच सोर्स हो गया रिस्पायरेशन द्वारा, यानी श्वसन क्रिया के द्वारा। सभी जीव जंतु श्वसन की क्रिया करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं, और ये भी सीधे वायुमंडल में जाता है। तो ये सभी की सभी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, वायुमंडल में CO2 का आना, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का होना, और यह पौधे को बैलेंस करता है। यहां तक क्लियर है। आगे हम लोग देखें सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट। नेक्स्ट टॉपिक हो गया सूर्य प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब भी होगी तो सूरज की उपस्थिति में होगी, यानी सूरज की रोशनी से क्या मिलेगा, एनर्जी, ऊर्जा, और ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यानी रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
सूर्य की रोशनी इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी, ऊर्जा मिलेगा पेड़ पौधा को। और वह क्या करेगा, यह हरे पौधे के विकिरण ऊर्जा को, यानी हरे पेड़ पौधा के विकिरण से ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में यह रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसके दो चरण हो गए, पहला चरण देखें और दूसरा चरण। तो पहला चरण जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का, तो यह कहलाएगा प्रकाश अभिक्रिया, यानी लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट का होना जरूरी है, प्रकाश की रोशनी का होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, यह द्वितीय चरण को देखिए, बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, मतलब डार्क रिएक्शन। इसमें प्रकाश का होना या न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द्वितीय चरण में क्या हो गया कि यहाँ पे जलवाष्प का जो निर्माण बनेगा, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखे थे, उसमें O2 6O2 + 6H2O, यह बाई प्रोडक्ट उत्पाद हो रहा है। और इसके पहले क्या था, C6H12O6, इसको क्या बोलेंगे, इसको ग्लूकोज बोलेंगे। तो यह जो बन गया, यह द्वितीय रिएक्शन डार्क रिएक्शन से जलवाष्प से H2O जो हो गया, हाइड्रोजन मुक्त होकर के ग्लूकोज बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त हुआ, ग्लूकोज बनाया। और ऑक्सीजन O जो था H2O से ऑक्सीजन मुक्त होकर के वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान किया। और यही प्रोसेस कहलाया प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा कहलाया अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो इस तरह से प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, ये सारी चीजों को जाने हम लोग कि किस तरह से अपचयन की क्रिया होगी। CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और बदले में यह ग्लूकोज बनाएगा और O2 को वायुमंडल में मुक्त करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस सारे कंटेंट को आप सिस्टमेटिक आराम से अपने नोटबुक में उतारें। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया को और रासायनिक अभिक्रिया को समझने का प्रयास किए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण। यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए प्रत्येक चैप्टर का यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हर एक चैप्टर का यूनिट वाइज विश्लेषण किया जा रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस आधार पे मन लगाकर पढ़ें, ताकि आप बहुत अच्छा करें। यदि हाँ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय।